एनसीईआरटी सीरीज लेक्चर में आपका स्वागत है। इसमें हम आप लोगों को भूगोल पढ़ाएंगे। भूगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खास करके अगर सिविल सर्विस के हिसाब से हम लोग देखें तो। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी क्लास जो हम लोग कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? अगर आप देखें, चाहे पीटी का क्वेश्चन देखें, मेंस का क्वेश्चन देखें यूपीएससी में, तो विगत वर्षों में खास करके जब से नया पैटर्न शुरू हुआ है तब से आप देखेंगे तो जो एनसीईआरटी है वो पूरा बेसिक है। इसमें यानी जो भी सिद्धांत है, जो भी मौलिक तत्व आपको क्वेश्चन में मिलेंगे वो सारे एनसीईआरटी से लिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम कौन से एनसीईआरटी के बुक को पढ़ें, कौन सी ना पढ़ें। खास करके अगर हम ज्योग्राफी के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया इससे पहले भी कि ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी क्या है? एक साधारण नहीं है बल्कि गतिशील सब्जेक्ट है, यानी वो डे बाय डे चेंज होता रहता है। अगर आप करंट अफेयर्स देखेंगे तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही आपका एक नया महाद्वीप की खोज की बात की जा रही है जो सबमर्ज हो गया, जीलैंडिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो इस तरह ज्योग्राफी जो है डायनेमिक सब्जेक्ट है, हर चीज हमेशा खोज होता रहता है। तो इसीलिए अगर हम एनसीईआरटी के संबंध में इसको जोड़ें तो जो नए एनसीईआरटी आते हैं, जो अपडेटेड एनसीईआरटी आते हैं, उसको आपको पढ़ना होगा। क्योंकि एनसीईआरटी में जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको वही बेसिक कॉन्सेप्ट आगे आपको बहुत मदद करेगा। चाहे आप कौन सी भी बुक पढ़ लें, कितनी भी बड़ी बुक पढ़ लें, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। इसमें एक चीज और आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी, खास करके एनसीईआरटी पढ़ने के संबंध में। जब आप ज्योग्राफी के बारे में पढ़े, इकोलॉजी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़े या कुछ भी पढ़े, तो साधारणतः जो मार्केट में मिलने वाले गाइड्स होते हैं उसको कभी भी ना पढ़े। इसलिए ना पढ़े क्योंकि सिविल सर्विस जो होता है, आईएएस का एग्जाम जो होता है, ये यहीं पे आपको अलग कर देता है अन्य स्टूडेंट से, अदर स्टूडेंट से। क्योंकि आप देखेंगे तो ये आपकी अत्यधिक बुद्धिमत्ता का परीक्षा नहीं लेता है। इस एक्सपर्टीज आपको नहीं चाहिए सिविल सर्विस के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन करंट अफेयर्स में कौन सी गतिविधियां होती है, आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता क्या है, ये सब बहुत मायने रखता है। क्योंकि आपको सिर्फ अगर पीटी पास कर लेते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं बनता जब तक कि आप फाइनल एग्जाम नहीं निकालते। यदि हम देखें तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी काफी महत्वपूर्ण है। और उसमें कौन कौन से पोर्शन, अगर हम देखें कि भाई ज्योग्राफी में हमको क्या पढ़ना है, तो अगर हम पीटी और मेंस का विश्लेषणात्मक क्षमता अगर है, उसको आप विश्लेषण करें तो उस विश्लेषण से हमको ये पता चलता है कि सर्वाधिक फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है। और फिजिकल ज्योग्राफी में जो क्लाइमेटोलॉजी है, जलवायु विज्ञान जिसको कहते हैं, उससे आपको हमेशा क्वेश्चन पीटी में तो रहेगा ही रहेगा, और करंट अफेयर्स में भी आपको रहेगा ये क्वेश्चन। उसी तरह जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो है भारत का भूगोल। यानी भारत की जो सीमाएं हैं, अगर आप जियोपॉलिटिकल देखें, अभी जैसे गलवान वैली में हुआ, तो गलवान वैली में क्या हुआ, तो वो क्यों हो रहा है, उसका ज्योग्राफिकल कॉजेज क्या है। उसी तरह अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देखें, उत्तर पूर्वी राज्य जो हमारा है, वहां आतंकवादी गतिविधियां या इंसर्जेंसी क्यों हो रही है, अलगाववाद क्यों हो रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड मिलेगा। तो भारत का भूगोल और फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड का जो है, जिसमें आपको फोकस करना होगा जलवायु विज्ञान पे। क्योंकि जलवायु विज्ञान में हम लोग जानते हैं उससे क्लाइमेट चेंज भी जुड़ा है, उससे हमारा मानसून भी जुड़ा है। तो इन सबको ध्यान में देते हुए, तो उसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कि अक्सर हम लोगों की यहाँ भूकंप आती रहती है, तो जो पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना है, जैसे अभी आप लोग देखें, उसी तरह से इसको भी हमको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है कि हमारी पृथ्वी की कितनी लेयर है, कितने स्तरों में हमारी पृथ्वी बटी हुई है, तो ये सब बेसिक चीज आपको जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे हमने बताया, फिजिकल ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो उसका है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो एनसीईआरटी की 11वीं की बुक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। और इसमें आपको हम आज जो पढ़ाएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पृथ्वी की
आंतरिक संरचना जो पृथ्वी के अंदर है, ऊपर तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, स्पेस के बारे में हम लोग चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, मंगलयान हमारा पहुंच गया है, लेकिन कोई भी मानव पृथ्वी का 10 से 12 किलोमीटर के नीचे तक नहीं जा पाया है। तो फिर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम कैसे पता लगाते हैं, कैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी विभिन्न परतों में बटी हुई है, कैसे हम जानते हैं कि हर लेयर में अलग अलग उसकी डेंसिटी अलग है, उसका टेम्परेचर अलग है, कैसे जानते हैं? तो इस सब को जानने के लिए दो तरीके होते हैं। नंबर एक प्रत्यक्ष अवलोकन और दूसरा है अप्रत्यक्ष अवलोकन, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप देखें तो हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष अवलोकन क्या होता है और अप्रत्यक्ष अवलोकन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रत्यक्ष अवलोकन जो है उसमें कोई भी अगर साइंटिफिक एविडेंस होता है जिसमें हम डायरेक्ट उसको देख सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, तो वैसा है जैसा जिसको आंखों से देखा जा सकता है, यानी वैसा ठोस, उसी तरह से उसका हम मापा जा सकता है, यानी उसको हम माप के उसका फिर हम एनालिसिस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम पृथ्वी के बारे में देखें कि पृथ्वी में कौन सा ऐसा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो हमारे डायरेक्ट सोर्स के बारे में है, तो वो है आपका खनन क्षेत्रों में, यानी जो चट्टाने खनन क्षेत्रों से जो चट्टाने निकल के आती है उससे हमारी पृथ्वी की नीचे की बनावट का पता चलता है। लेकिन अगर हम खनन क्षेत्र की भी बात करें कि कितनी गहराई तक हम उसको खोद सकते हैं, कितनी गहराई तक खनन हो रहा है, तो अभी तक अगर हम देखें तो जितनी भी खनन हुआ है वो सबसे ज्यादा आपको साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदान है जो 3 से 4 किलोमीटर गहरी। अब इससे ज्यादा गहराई पर जाने पर जानते ही गर्मी बढ़ती है, तो गर्मी बढ़ने के कारण इससे ज्यादा गहराई पे खदान नहीं हो पाया है। लेकिन खदान को अगर हम छोड़ दें तो क्या वैज्ञानिक इसके लिए कोई प्रयास कर रहा है या ऐसा प्रयास हो रहा है? तो वैज्ञानिक कर रहा है। आपको पता होगा कि कोला एक आर्कटिक क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में तकरीबन 12 किलोमीटर नीचे तक की खुदाई करने का प्लान है और उसमें हो रहा है आर्कटिक के पास। तो वहां हम इसलिए ज्यादा नीचे तक जा सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो आर्कटिक क्षेत्र का एक रीजन है, आप आइसलैंड के पास होते हुए जो जाता है, उसमें क्या है कि दोनों प्लेटें, जो पृथ्वी की प्लेट है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके बीच जो है तो अपसरण एक दूसरे से हट रहा, तो वहां समुद्र जो ऊपरी परत है पृथ्वी की उसकी काफी पतली है, तो वहां हम ज्यादा नीचे तक जा सकते हैं। तो जो नॉर्मल है हम लोग जो भी खदान करते हैं तो उसका 3 से 4 किलोमीटर तक ही आज तक का खदान का ये रिकॉर्ड है। तो आगे चलते हैं। ये हुआ क्या, ये प्रत्यक्ष अवलोकन जो हम लोग डायरेक्ट उससे निकाल के लाते हैं। लेकिन अगर अप्रत्यक्ष अवलोकन की बात करें तो देखिए अप्रत्यक्ष अवलोकन किसको कहते हैं? अप्रत्यक्ष अवलोकन की बात करते हैं तो इसमें हम उपकरणों का उपयोग करते हैं, यानी जो भी डिवाइसेस है उसका उपयोग किया जाता है और जिसको हम अप्रत्यक्ष रूप से देख और सुन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम जानते हैं कि जैसे आपका किसी को हार्ट की बीमारी हो गया, किसी को लंग की बीमारी या कुछ भी हो गया, तो डॉक्टर क्या करता है, उसका चेकअप करता है। चेकअप कैसे करता है? या तो फिर उसको स्टेथोस्कोप लगाएगा या फिर इकोकार्डियोग्राफी करेगा। तो ये सब क्या है, ये विभिन्न उपकरण है, जिस उपकरण को देख के उसके जो शरीर के अंदर का अंग है उसके बारे में वो पता लगाता है। तो ये अप्रत्यक्ष सोर्स है। उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि पृथ्वी को किस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से चेक करते हैं, तो इसमें आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंपीय गतिविधियां और उल्काओं का अध्ययन। तो उल्काओं के अध्ययन से कैसे पता चलता है? इसलिए पता चलता है उल्काओं के अध्ययन से कि जैसा कि हम लोग जानते हैं आज से 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी बना, तो उसी वक्त तकरीबन सारा सौरमंडल बना और उसी वक्त ये उल्काएं भी बनी। तो जो उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरता है तो उसमें उस वक्त के जो मटेरियल्स होते हैं उससे पता चलता है, खास करके जो पृथ्वी का कोर है उसका स्टडी हम उल्का पिंड के अध्ययन से भी करते हैं। तो ये तो हो गया कि हम पृथ्वी के जानने के स्रोत के, हमारी पृथ्वी की परतों के जानने के कौन कौन से स्रोत।
धन्यवाद।